नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है प्रॉपर्टी गुरु का ये ताज़ा तरीन एपिसोड खास आपके लिए, क्योंकि हर हफ्ते आपको हमसे और हमें आपसे मिलने का रहता है इंतज़ार। वो आपके सवाल जिससे हम प्रॉपर्टी बाज़ार का एक आधार बनाते हैं और प्रॉपर्टी बाज़ार के ताज़ा हाल को समझते हैं। तो चलिए, इस हफ्ते भी ये सारी बातचीत आपके साथ करेंगे, ढेर सारी जानकारी आपको देंगे प्रॉपर्टी बाज़ार के बारे में, और आपके सवालों के जवाब तो उनका आधार बनने ही वाले हैं। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एंड रॉक, हमारे रेगुलर प्रॉपर्टी गुरु। तो सर, बहुत स्वागत है आपका। और परंपरा के मुताबिक शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी बाज़ार का जो मौसम है वो बड़ा अच्छा चल रहा है और सब कुछ बढ़िया ही है, लेकिन फिर भी अगर कोई नई चीज़ जुड़ी है, कुछ नया ट्रेंड आपको देखने को मिला है, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू विपिन जी। इट्स ऑलवेज प्लेजर कि यहाँ आकर आपसे बात करना और आपके दर्शकों से बात करना। बिल्कुल सही बोला आपने, एक अच्छा मौसम चल रहा है। हम यही होप और प्रे करते हैं कि ये चलता रहे, क्योंकि काफी अच्छा चल रहा है। और जैसे पिछली बार भी हमने शायद बात की थी कि जो वर्ल्ड वाइड जो भी डिफिकल्टीज परेशानी आई थी, उसको इंडियन मार्केट ने काफी अच्छी तरह से वेदर किया। ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ उसका, और चीजें ठीक चलती रही। और अब तो पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हो गई हैं। चाहे यूएस के इन्फ्लेशन को लीजिए, चाहे रेट्स से रिलेटेड हो, चाहे बॉन्ड यील्ड हो। तो मुझे लगता है थिंग्स आर बहुत अच्छा दिख रहा है अभी भी और फ्यूचर भी। ट्रेंड में तो यही है कि आई थिंक जो रियल स्टेट है, इंडियन रियल स्टेट है, स्पेशली रेसिडेंशियल, वो एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रहा है। हर महीना पिछले महीने से बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्चेस या सेल। और अभी हमारी एक रीसेंट रिपोर्ट आई थी एनारॉक की, जिसमें मतलब इस तरह से एनालिसिस किया गया कि पिछले 5 से 7 साल में कुछ जो टॉप 7 सिटीज हैं, उसमें 13 से 33% तक रेट इंक्रीज हुए हैं। ये कोई ओवरऑल पूरी सिटीज का नहीं है, एक हर सिटी में एक माइक्रो मार्केट में, जिसमें बैंगलोर, हैदराबाद सबसे आगे है, गच्ची बावली उनका एरिया है उसमें, या कोंडापुर उस एरिया में 33% या 31 to 33% तक प्राइस राइज देखे गए हैं। बैंगलोर में अराउंड 29% है। वाइटफील्ड एरिया में, पूना में अराउंड 19 to 25% के बीच में हुआ है। तो ओवरऑल प्राइजेस बढ़े हैं। जो हम हमेशा से बोलते रहे थे कि प्राइजेस अभी फर्म होते चले जाएंगे, तो प्राइजेस काफी बढ़ गए हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज देखी गई है अभी जो ट्रेंड्स में, अगर दूसरी बात करें, कि सब वर्क फ्रॉम होम धीरे धीरे कम हो रहा है, तो लोग वापस अपने ऑफिसेज में आने, ऑक्यूपेंसी जो ऑफिसेज में है वो अराउंड 100% के करीब पहुंच रही है। तो इसके चलते जो रेंटल यील्ड हैं या रेंटल्स जो हैं हर सिटी में, स्पेशली बैंगलोर की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं उसमें। सो ये एक अच्छा इंडिकेटर, मतलब मैं डेफिनेटली मानता हूँ जो रेंटल्स में रहते हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक अच्छा इंडिकेशन है फॉर बायर्स के लिए, कि उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक घर से लेके दूसरे में घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छी यील्ड के लिए, तो एक अच्छा टाइम है कि उसमें उनको अच्छे रिटर्न्स इसमें मिल रहे हैं। जी। तो एक ये रेंटल वाला बात था, और तीसरा भी जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो फ्रैक्शनल ओनरशिप के लिए। ओनरशिप की जो है, वो एक्चुअली काफी अच्छा बूस्ट रहेगा टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट के लिए। जहां हम्म। पर आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं ले पाते हैं, तो अब आप फ्रैक्शनल जो एक तरीका है फ्रैक्शनल ओनरशिप, उसके तहत आप ले सकते हैं। और एक्चुअली वो ऑलरेडी 2015-16 से इन प्लेस है, हम्म। लेकिन अभी गवर्नमेंट उसे रेगुलराइज कर रही है, तो इट बिकम मोर सिक्योर एंड सेफ। तो जी। मुझे लगता है ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जिससे कि एक जो माहौल है, एक अच्छा माहौल है, वो बना रहे और मार्केट इस तरह इंप्रूव करता रहे। राइट, फ्रैक्शनल ओनरशिप की आपने बात की, किसी दिन और विस्तार से चर्चा करेंगे। इवन इट्स ड्यू, हमने पहले भी बोला था, लेकिन हम ज़रूर फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या होती है, कैसे उसके फ़ायदे होते हैं, क्यों ये कंसेप्ट धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है और बढ़ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। और बाकी जो असलम साहब ने दो बड़े मेजर पॉइंट्स बताए कि अब धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज, यहाँ तक कि कुछ जगहों पर 33% तक हो गया है, तो ये एक बड़ा फैक्टर अब सामने निकल कर आया है। मार्केट अच्छा है, हम सब जानते हैं। और दूसरी बात जो ये कि इस समय बाजार में नई इन्वेंट्रीज और इन सब का भी आना जाना जारी है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रियल एस्टेट को इस समय चलायमान स्थिति में रखे हुए हैं। राइट, अब चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं आदित्य शर्मा साहब, जो कि मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। आदित्य भाई, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल रहेगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को। जी। मैं एक्चुअली मुंबई में बीकेसी के आसपास 2 BHK देख रहा था। तो मैंने जो शॉर्टलिस्ट किया है दैट इज रौनक सेंट्रम, ओके। बीकेसी कनेक्टर के पास, सायन में। तो मुझे 2 BHK की इन्वेंट्री मिल रही है। रेरा कारपेट 596 है, ओके। 1.62 में, ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग पार्किंग।
तो मैं जानना चाहता था कि इज इट वर्थ इफ आई लुक फॉर एज एन इन्वेस्टमेंट कि मैं एप्रिसिएशन और रेंटल देखूं। सेकेंडली, मेरा एक बस कंसर्न था उस प्रोजेक्ट को लेके, वो था कि वो एक एसआरए डेवलपमेंट है एंड एक हाई टेंशन वायर्स भी उसके आसपास से जा रहे हैं, तो क्या उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा एप्रिसिएशन एंड रेंटल में? तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा लोकेशन है। आई थिंक चूना भट्टी साइन एरिया में आप बात कर रहे हैं, जो अपना बीकेसी से कनेक्टिंग जो अब ब्रिज है, उसकी वजह से एरिया काफी प्रोमिनेंट है और एक अच्छा प्राइस आपको मिल रहा है। मैं मानता हूँ एसआरए प्रोजेक्ट है जिसमें एक कंसर्न रहता है, लोग थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं उसके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जब आप बैठते हैं और एक अच्छा प्राइस आपको मिल रहा है और डेवलपर के साथ आप बैठेंगे, तो थोड़ा-सा आप अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस को थोड़ा और कर लीजिए। एसआरए का एक रहता है कि आपको कि एसआरए की बिल्डिंग कहाँ है, उसकी एंट्रेंस कहाँ है, तो वो सब क्लियर कर लीजिए बिकॉज़ मोस्टली डेवलपर्स हैं, एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे बना रहे हैं, तो डेफिनिटली उन्होंने जो प्लान किया होगा, इनका एक्सेस और एसआरए का एक्सेस हमेशा अलग ही रहता है और उन्होंने भी इसे ज़रूर ध्यान में रखा होगा, फिर भी आप चेक कर लीजिए। दूसरा, आपने हाई टेंशन का बात किया है, वो मैं मानता हूँ कि वो एक कंसर्न रहता है, लेकिन आपने जैसे बोला कि बिल्डिंग से थोड़ा-सा अलग है, तो इतना कंसर्न की बात नहीं है उसमें अगर वो बिल्डिंग से अलग है। क्योंकि वो एक चीज़ के लिए लोग कंसर्न रहते हैं कि रेडिएशन वगैरह उधर से हाई टेंशन वायर से कुछ फ़र्क पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आपको आएगा क्योंकि देखिए ये सब थोड़े शॉर्टकमिंग्स हैं। वो आपको वो सामने ही बोल रहे हैं, शायद तभी आपको ये सब पता चला है और इसी वजह से आपको एक प्राइज़ मिल रहा है क्योंकि 1 करोड़ 62 लाख में बीकेसी के पास आपको 2 बीएचके मिल रहा है, रेरा कारपेट अराउंड 750 जैसा आपने बताया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बाय है ये। लेकिन मुझे लगता है डेवलपर ने कुछ उसे हाइड नहीं किया है और वो रिवील करके आपसे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप अपनी तरफ से अगर आप किसी मतलब मुझे लगता है एसआरए का तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन हाई टेंशन का आप अपनी तरफ से किसी की हेल्प ले सकते हैं उसमें पता करने के लिए। बाकी रेंटल्स में इतना इश्यू नहीं आएगा, जिस तरह से आपको प्राइस मिल रहा है उसी तरह का आपको रेंटल उसमें मिल जाएगा। लेकिन बाकी आपके जो कंसर्न्स हैं वो मुझे सिर्फ हाई टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरा मेरा एडवाइस ये रहेगा, अगर आप एक तो उसका कंप्लीशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि कब आपको पोज़ीशन मिल रहा है और पोज़ीशन के लिए जो वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उनके सारे अप्रूवल्स इन प्लेस हैं बिकॉज़ एसआरए में काफ़ी अप्रूवल्स होते हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए आप अगर एक लॉयर को भी अपॉइंट कर लेंगे क्योंकि एक अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो इट विल हेल्प यू। तो ठीक है। बाकी मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं दिख रहा है, डेवलपर्स के बारे में कोई हमने नेगेटिव नहीं सुना है, तो मुझे लगता है आप जा सकते हैं। राइट। चलिए, ये तो बात हो गई इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन फटाफट अब हमारे अगले कॉलर को लेते हैं जो कि हैं वीके गुप्ता साहब, पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आज आप? सर, मेरा सवाल जो है वो ब्लू ग्रास रेजिडेंसीज हैं कल्याणी नगर में, इस प्रोजेक्ट को लेके है। इसमें हमारी विचार कर रहे थे कि एक 4 BHK लेना चाह रहे थे, 3 या 4 BHK ओके। अंडर कंस्ट्रक्शन टावर में। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वैसे प्रोजेक्ट कैसा है और आगे चल के इसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो ब्लू ग्रास रेजिडेंसेस कल्याणी नगर पुणे, असलम साहब, कैसा प्रोजेक्ट है, कैसे प्रोस्पेक्ट रहेंगे, आप ये जानना चाहते हैं गुप्ता साहब? काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। आई थिंक ये अभी जो हमने बात की कि ये कुछ उन प्रोजेक्ट्स में से है या उन माइक्रो मार्केट्स में से है, जहाँ प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर आप यही प्रोजेक्ट अगर 2 ढाई साल पहले या कोविड के फ़ौरन बाद लेते, तो आपको एक अच्छे प्राइस में मिल जाता था। अभी उनके प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दिए हैं। सो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है। कल्याणी नगर के मतलब उसे आप कल्याणी नगर ही बोल सकते हैं, वहाँ पर है। लोकेशन काफ़ी फैंटास्टिक है क्योंकि उसका कनेक्टिविटी नगर रोड से विमान नगर या खराड़ी जाने के लिए या कल्याणी नगर कोरेगांव पार्क, सो एक हाई एंड एरिया है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। डेवलपर्स भी बहुत अच्छे हैं और आपको मालूम है कि वाडियास का ये प्रोजेक्ट है, तो उस मामले में आप निश्चिंत रह सकते हैं कि क्वालिटी वगैरह उन्होंने बिल्कुल ध्यान रखा है। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के लिए एक्चुअली पॉजिटिव ही राय है मेरी। और अगर आपका मन बना लिया है तो आपने, मुझे लगता है इसी एरिया में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, तो आप इसमें डेफिनेटली जा सकते हैं। फ्यूचर के इसके प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि काफ़ी आईटी इसके आसपास है, काफ़ी जो हाई एंड आईटी है, जो अच्छे बड़े ऑफिस हैं, लाइक ब्रुकफील्ड टावर है जो बिल्कुल इसके आप कह सकते हैं नियर द कंपाउंड ही है। इसके अलावा कल्याणी नगर और विमान नगर, खराड़ी की एक्सेसिबिलिटी की वजह से इसके फ्यूचर में पोटेंशियल काफ़ी अच्छे हैं प्राइस बढ़ने के, प्लस आपको रेंटल यील्ड भी अच्छा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक तो नगर रोड पे है और सेकंडली मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है, तो मुझे लगता है आप इस प्रोजेक्ट में जा सकते हैं आगे। चलिए जी, तो सारे बॉक्स यहाँ पर टिक हैं। ब्लू ग्रास रेजिडेंसेस कल्याणी नगर में एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छी लोकेशन है।
एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ के साथ। जो एडजेसेंट इलाके हैं वो भी बढ़िया है, आगे अच्छे अप्रिसिएशन की उम्मीद की जा सकती है ना, सब कुछ बेहतर है। तो फिर इसमें आगे बढ़ा जा सकता है गुप्ता जी, और ऑल द बेस्ट फॉर योर डील। हम शुभकामनाएं आपको देते हैं कि ये सौदा, ये डील रियल एस्टेट की आपके लिए आगे बहुत सारे अच्छे प्रोस्पेक्ट खोले, आपको अच्छा मुनाफा हो, आपको अच्छे वैल्यूएशंस मिले आगे अपनी प्रॉपर्टी के, और रहने के लिए भी ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत शानदार साबित हो। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम ले रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ आज हैं मोहम्मद असलम साहब, जो कि ये सारी डिटेल हमें बता रहे हैं। हमें अब और डिटेल उनसे जानना होगी आपके सवालों को लेकर, लेकिन रियल एस्टेट की भी बातें यहाँ पर साथ में हो रही है, मार्केट का भी एक आउटलुक हमें पता चलता है। अब हमारे साथ आ गए हमारे अगले कॉलर विनय खेड़ेकर, जो कि पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। लेकिन बात करेंगे बंगलुरु की, जहां पर वाइट फील्ड्स में एक फ्लैट बेचकर आप पुणे में री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बाकी की डिटेल्स हमें आपसे ही लेनी होगी यहाँ पर। विनय साहब, तो बताइए आप क्या और डिटेल्स हैं और क्या आप उसमें चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सर। सर, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेंगलुरु व्हाइटफील्ड में जो 2 BHK फ्लैट है होप फार्म के पास, उसको सेल करके मैं वो पैसा पुणे में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो कोई खास कारण सर इसके लिए, ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? क्योंकि सर मैं अभी बेंगलोर से पुणे में रिलोकेट हो चुका हूँ, और मैं इस कंपनी में यहाँ मतलब पुणे में ही आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आप 60 से 70 लाख का बजट रख रहे हैं और कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहते हैं, राइट? तो वाइट फील्ड्स एक काफ़ी बेहतर मार्केट, असलम साहब, पहले एक समय में जब ये मार्केट धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, हमने इसकी काफ़ी बातें की, लेकिन अब खेड़ेकर साहब है कि वहाँ से छोड़ के आना चाहते हैं क्योंकि रीलोकेट हो रहे हैं पुणे में। तो वहाँ से जो बेचेंगे तो 60-70 लाख के बजट में पुणे में कोई अच्छी जगह, अच्छा घर, तो काफ़ी वाइड ओपन क्वेश्चन है, लेकिन क्या आप सलाह देना चाहेंगे इन्हें? बिल्कुल सही बोला आपने। व्हाइटफील्ड ही एक्चुअली वो माइक्रो मार्केट है। मैंने बोला था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि जहाँ पर प्राइजेस 29-30% बढ़ा है बैंगलोर में। आई थिंक 4,500 4,800 से 6,500 के करीब बढ़ गया है। सो आई थिंक इनको अच्छा, इनका जो भी वहाँ पे फ्लैट है या जो प्रॉपर्टी है, उनको वो अच्छा रिटर्न्स उनको दे रही होगी, तो ये भी एक मोटिवेशन है इनको बेचने के लिए। सो बिल्कुल सही आपका इरादा है, क्योंकि पूना इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। अच्छा रेजिडेंशियल मूवमेंट है पूना में। 70 लाख भी पूना में एक अच्छा बजट है जो आपको अच्छे एरियाज में दे सकता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप या तो हिंजेवाड़ी या खराड़ी साइड में आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी ये दो एरिया जो है ईस्ट और वेस्ट के, वहीं पे आप प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। 70 लाख बजट में अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो आपको पुनावले, ताथावड़े और रावेत एरिया में 2 BHK, बिकॉज ये बजट में आपको 2 BHK आ पाएगा, तो वो 2 BHK आप ले सकते हैं। अगर हम ईस्ट में बात करें तो आप वाघोली में चेक कर सकते हैं, उस एरिया में आपको 2 BHK तक 70 लाख में मिल जाएगा। साउथ में अगर जाना है तो आपको NIBM या मोहम्मदवाड़ी एरिया में भी 70 लाख में आपको 2 BHK तक मिल जाएगा। प्राइजेस अभी थोड़े से फर्म हो गए हैं पूना में भी। सो कहीं इन दो एरियाज में कहीं अगर थोड़ा बहुत बजट बढ़ाना पड़े तो आप बढ़ाइएगा, क्योंकि फ्यूचर काफी स्ट्रांग है। तो अगर 70 का आपको 80 भी करना पड़े तो मुझे लगता है लोन वगैरह की फैसिलिटी लेकर आपको कर लेना चाहिए। पर ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे अपकमिंग एरियाज हैं, थोड़े से एक्सटीरियर में हैं, लेकिन एरियाज हैं जहाँ पे प्राइजेस अभी फर्म होते जा रहे हैं और अच्छे ऑप्शंस और अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इन एरियाज में आप देख सकते हैं। तो असलम साहब, एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि पुणे के एक दो सवाल अब तक हमने ले लिए। आपने शुरुआत में भी अपने कमेंट में कहा कि पुणे भी वो शहर है जहाँ पे प्राइजेस फर्म हुई, जबकि पुणे को हम एक ऐसे मार्केट के तौर पे देखते हैं जो काफ़ी स्टेबल है, ना बहुत जर्की नहीं है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, स्टेबल रहती हैं प्राइजेस। लेकिन अभी जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसके पीछे का रीज़न? सर वही है, एक तो मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, और जो एक अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र से जो जो एरियाज हैं, शोलापुर, कोल्हापुर या अहमदनगर, इन सब में जो स्टूडेंट्स, जो हमेशा से स्टोरी है वही है, चेंज कुछ नहीं है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा उस चीज के लिए स्ट्रांग मोमेंट है कि वहां पूना में एक घर लिया जाए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मुंबई से भी काफी लोग हैं जो पूना में घर ले रहे हैं, क्योंकि
जैसे हम हमेशा मानते हैं कि स्टेबल तो है ही प्राइस, लेकिन जिस तरह से पूना का डेवलपमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आईटी हब बनता जा रहा है पूना भी, आफ्टर बैंगलोर इज द मोस्ट सॉट आफ्टर आईटी एरिया इंडिया में, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा जो अपना ये इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक है वो बहुत बड़ा हब बन गया है पूना में, चाकन से लेके तलेगांव वाला पूरा एरिया। सो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। प्लस सबसे बड़ा रीजन मैं ये मानता हूँ कि जो अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे जो चेंजेस हो रहे हैं, लाइक आपका एक मिसिंग लिंक है जो बन रहा है, जिससे कि आपका जो घाट का एरिया है वो पूरा ही आपको विदाउट ट्रैफिक आप पार कर पाएंगे। सेकंड, आपका ट्रांस हार्बर लिंक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेस्ट साइड ऑफ पूना में इससे काफी फायदा होगा। और सबसे बड़ा है कि आपका जो अडानी का जो एयरपोर्ट है जो पनवेल में आएगा, उसके बाद ये पूरा मतलब आपको फ्रॉम वेस्ट ऑफ पूना से आपको जो पूना का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो ज्यादा लंबा पड़ेगा पहुंचने के लिए, जो कि ईस्ट ऑफ पूना में है। रादर आप उससे फास्ट आप ये पनवेल वाले एयरपोर्ट पे पहुंच पाएंगे। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और एम्प्लॉय जनरेशन से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं, उसके चलते हुए पूना एक्चुअली काफी हॉट होता जा रहा है। चलिए, तो ये बड़ी डिटेल में बातचीत हो गई क्योंकि पुणे को लेकर काफ़ी सवाल आ गए, लोग री इन्वेस्ट करने की बातें कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी थोड़ा सा पुणे को डिटेल में यहाँ पर बात कर ले। तो यहाँ पर भी भाव फर्म हो रहे हैं, रीजन क्या थे वो असलम साहब ने हमें बताया। राइट, हमारे अगले कॉलर हैं जो इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पर, अभिषेक गोयल। माफ़ी चाहेंगे सर, थोड़ा आपको वेट कराया, लेकिन बात हो रही थी पुणे की। लेकिन ये अब हमें कॉल आया है चंडीगढ़ से, एक दूसरे हिस्से से देश के। अभिषेक जी, क्या पूछेंगे आप? सर गुड इवनिंग, अभिषेक बोल रहा हूँ सर, चंडीगढ़ से। हाँ जी सर मेरा सवाल है, मैंने न्यू चंडीगढ़ ओमेक सिटी में एक 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लिया था कंपनी से, ओमेक सिटी से। बट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 48-49। ओके। बट वो रीसेल में है, कंपनी के प्लॉट्स हैं जो वो ऑलरेडी 52-53 पे सेल हो रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था, अभी मेरे को भी कितना टाइम इसको रखना चाहिए और क्या इसमें एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कंपनी जो दे रही है वो 53 है, लेकिन अगर सेकेंडरी मार्केट में वो 48 तक निकल जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हो जाता है कई बार ऐसा, कई बार होता है कि जो मेन सेलर है, डेवलपर है, वो ऊंचे दाम में दे रहे होते हैं, लेकिन उसी में जो निवेशक होते हैं वो सर्टेन टाइम, अलग अलग रीजन से कई बार दाम थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, दाम टूट भी जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है ज़रूर। तो असलम साहब, इनके लिए क्या सलाह होगी? क्या इन्हें थोड़ा और होल्ड करना चाहिए या फिर करंट प्राइस जो इन्हें मिल रहा है उस पर बेच दें, क्योंकि जहाँ खरीदा होगा उससे तो ऊपर ही होंगे? जी, जी। नहीं, बिल्कुल सही, आपने तो जवाब शुरू में दे ही दिया इसमें कि ऐसा हो जाता है कि कई बार आपका ये एक जगह आप लॉन्च होती है तो जो कंपनीज़ हैं वो अपना एक प्राइस मेंटेन रखती हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ जैसे आप जैसे लोगों को उन्होंने बेचा है, तो वो अगर मार्केट अच्छा भी नहीं कर रहा तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उस प्राइस को रिड्यूस करना। बनिस्बत इसके कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक क्विक इन्वेस्टमेंट करते हैं कि चलो मैं खरीदता हूँ और थोड़ा-सा प्राइस रहेगा, बिना एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करे हुए मैं उसको वापस मार्केट में सेल कर सकता हूँ। तो वो सब होता है मार्केट में, लेकिन फिर भी आपका जो प्राइस डिफरेंस है वो इतना अच्छा नहीं, इतना डिफरेंस नहीं है आपके लिए। 3-4 लाख की ही बात है। तो और वैसे भी हम हमेशा बात करते हैं कि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको होराइज़न जो आपका होता है वो 5 टू 7 ईयर्स बेयर मिनिमम रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आपकी जो लोकेशन है न्यू चंडीगढ़, वो पंजाब गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, एक नई जो स्मार्ट सिटी काइंड ऑन लाइन्स ऑफ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, जहाँ पे नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लाइक हॉस्पिटल और स्कूल और जो भी नॉन पॉल्यूटिंग पॉल्यूटिंग लाइक आईटी इंडस्ट्री, उसको डेवलप करने की बात है। उसको वो उससे अच्छी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि ये एक अच्छा, एक नया, एज इट इज चंडीगढ़ अपने आप में एक बहुत प्लान्ड सिटी कहलाता है, क्लीनेस्ट सिटी कहलाता है, लेकिन ये इनका एक और इनिशिएटिव है कि मोहाली डिस्ट्रिक्ट में ये मुलानपुर के पास सिचुएटेड है, तो उसको भी एक नया एरिया बनाया जाए और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि अब चंडीगढ़ में काफी प्राइस हाई हो गए हैं, तो नए लोगों को यहाँ इनवाइट किया जाए और एक नया एरिया डेवलप किया जाए। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और इसमें टाइम जाएगा, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। डेफिनेटली ये जिस तरह से प्लानिंग है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इंडस्ट्रीज की बातें हो रही हैं, वो सब आने के बाद ये एक बहुत अच्छा एरिया बन जाएगा। तो आप थोड़ा होल्ड करेंगे और अपना होराइजन अगर आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। चलिए जी, तो थोड़ा सा अगर होराइजन बढ़ाएंगे तो अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी प्रोफाइलिंग ऑफ द एरिया आपको बता दिया असलम साहब ने, कैसा चल रहा है मार्केट और क्या हो रहा है। देखिए, इस समय देश में तमाम मार्केट हैं जो अपनी अपनी पेस पे अपना अपना कमाल दिखा रहे हैं। सो ये आपके मार्केट की बात हुई है। चलिए, इसी के साथ एक छोटा ब्रेक और लेते हैं, ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रहेगी।
वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। असलम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर भी आ गए। हितेश जी फोन लाइन पर मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। हितेश भाई बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन था फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मुंबई में कंपेयर टू थाने, मीरा रोड और नवी मुंबई खारघर, which is the best option looking to 15 years to 20 years horizon? ओके, तो आप ठाणे, खारघर, मीरा रोड, प्रॉपर बॉम्बे या वेस्टर्न बॉम्बे जिसे वेस्टर्न लाइन कह सकते हैं, इन सबके बीच में एक मोटा कंपैरिजन चाहते हैं। होराइजन भी आप 15 से 20 साल का चाहते हो प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट? करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है जी, ठीक है। 1 करोड़ का बजट आप रख रहे हैं, राइट। तो असलम साहब, अब जैसा मैंने कहा लगातार हमारे पास निवेश से जुड़े सवाल काफ़ी आने लग गए हैं फिर से, और वो एक मोमेंटम दिखा भी रहा है कि वापस से इन्वेस्टर एंड हेल्दी इन्वेस्टर सेंटिमेंट मार्केट में डेवलप हो रहा है। अब जैसे हितेश जी हैं जो करीब 1 करोड़ रुपया निवेश करना चाहते हैं, लेकिन अब बॉम्बे के किस एरिया में या फिर एमएमआर के किस एरिया में निवेश करें, उसको लेकर थोड़ा सी क्लैरिटी चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप एक्चुअली जो होराइजन है वो 15-20 इयर्स कह रहे हैं। तो इसमें तो मेरा आपको यही सलाह है कि आप तीनों में से किसी भी लोकेशन में डालें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। चाहे आप कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करें, चाहे आप रेंटल यील्ड की बात करें, तीनों के तीनों आपको फैंटास्टिकली बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। लेकिन सवाल आपका यह है कि कंपैरिजन करना है, तो मेरा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यही रहेगा कि पहला आपका खारघर रहेगा, वो नवी मुंबई, दूसरा मेरा आपका थाने रहेगा और तीसरा मीरा रोड रहेगा। तीनों का रीजन भी यही है कि थाने, मीरा रोड अपने आप में एक डेवलप्ड एरियाज हैं। वहाँ पे स्पेशली थाने में और एरिया डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक डेवलप सिटी है, सेटल सिटी है। मीरा रोड अपने आप में मुंबई का एक बहुत ही जाना माना सबब है, ऑलरेडी सेटल है, लेकिन वहाँ पे भी मेट्रो और हाईवे कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो वो भी एक अच्छा एरिया कर रहा है। लेकिन इन सब में खारघर या नवी मुंबई के दूसरे एरिया, इसमें दोनों में से मैं आगे रखता हूँ, क्योंकि वो मेरा पर्सनल चॉइस है। उसमें आप डिफर कर सकते हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं नवी मुंबई में, जो हमें हमेशा से बात करते हैं कि मुंबई का जो नवी मुंबई बनाया जा रहा था वो एक्चुअली अब बन रहा है और वो अब शेप अप हो रहा है। तो उसमें आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, जिसमें आपका ट्रांस हार्बर लिंक है, चाहे आपका न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपका जो मेट्रो की कनेक्टिविटी अभी इनिशिएट हो जाएगी, आपका वाशी ब्रिज पैरेलल एक और बन रहा है, जिससे बहुत ईज हो जाएगा ट्रैवल टाइम मेन मुंबई में जाने का, और आपकी अपनी लोकल ट्रेन तो हैं ही। सो उसके चलते हुए बात ये भी हो रही है कि आपकी वाटरवेज ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट करेंगे। सो वो सब चलते हुए मुझे लगता है कि जो फ्यूचर है 15-20 इयर्स में, वो खारघर या नवी मुंबई के जो और एरियाज हैं, वो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो ये मेरी पर्सनल सलाह है। लेकिन तीनों, मैंने जैसे शुरू में बोला, आप तीनों ही एरियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस होराइजन में आप कभी गलत नहीं हो पाएंगे। चलिए जी, तो बढ़िया है, जहां चाहें वहां पैसे लगाएं। फिर भी प्रेफरेंस ऑर्डर पे आपको एक दे दिया है यहाँ पर असलम साहब ने कि कैसे आप देख सकते हैं पूरे एमएमआर रीजन को। लेकिन जिस होराइजन पे आप पैसे लगाना चाहते हैं वहां पर प्रॉपर्टी में एक अच्छा रिटर्न बनना ऑलमोस्ट निश्चित कहा जा सकता है। चलिए, इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है कि अब हम इजाज़त लें। जाने से पहले असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक बढ़िया इंसाइट आज आप देखने को मिला, खासतौर से पुणे मार्केट एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया जो भी मार्केट्स की हमने बातचीत की है। सो थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों से भी हमेशा की तरह यही निवेदन, आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल भेजें, थोड़ा डिटेल डालें, एक फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दें ताकि हम और डिटेल के लिए आपको कॉल कर सकें, और फिर बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।